एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू ज़रूरत से ज़्यादा झुकना भी सही नहीं होता। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कांता जी के 2 बेटे बहू हैं। बड़े बेटे दीपक की शादी के समय अच्छा खासा काम धंधा कांता जी के पति का चल रहा था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और लगभग 6 महीने तक मौत से लड़ते हुए वह हार गई। बड़ी बहू कविता शुरू से ही स्वभाव की तेज थी, लेकिन अपने ससुर का थोड़ा बहुत लिहाज करती थी। उनके जाते ही वह मुंह फट हो गई। कांता जी सरल व शांत स्वभाव की महिला थी। बड़ी बहू ने कभी सास को तवज्जो नहीं दी। कांता जी का छोटा बेटा रितेश कंपनी में काम करता था। उसकी आमदनी कम थी। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही सरल स्वभाव की थी। सुमन और सास का स्वभाव मिलता जुलता था। घर का सारा काम सुमन ही करती थी। कविता तो सिर्फ हुक्म चलाती थी। शुरू शुरू में कांता जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटी तुम अकेली सारा काम मत किया करो, कुछ काम अपनी जेठानी को भी करने दो। तो सुमन हंसते हुए कहती, माँ जी काम ही तो है, मैं कर लूँगी, मुझे काम करना अच्छा लगता है। दीदी पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर का लेन देन सब वही तो संभालती हैं। कविता देवरानी के सीधे सरल स्वभाव का फायदा उठाती। यह देखकर कांता जी को बहुत दुख होता। कंपनी में छटनी हुई तो रितेश की नौकरी भी जाती रही। कुछ दिन तो बड़ा बेटा और बहू कुछ नहीं बोले, परंतु फिर बात बात पर ताने देना शुरू कर दिया। छोटा बेटा रितेश काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, परंतु कंपटीशन का ज़माना है, नई नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं है। एक दिन कविता ने कहा, देवर जी जल्दी से नौकरी ढूंढ लो, घर खर्च हम अकेले नहीं उठाएंगे। माँ जी की दवाइयाँ और तुम 3 जनों का खर्च तुम्हारे अकेले भैया कैसे पूरा करेंगे। एहसान मानो अपने भैया का जो चुपचाप गाड़ी खींच रहे हैं, वरना इस समय तुम सड़क पर आ जाते, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाते। फ्री में बिठाकर कोई नहीं खिलाता। कांता जी ने बड़ी बहू को इस तरह से बोलते हुए सुना तो वह बोली, बहू इतना भी मत बोलो। दीपक जो इतने बड़े शोरूम का मालिक बना बैठा है वह तेरे ससुर का ही तो है, उसमें भी सबका साझा हक है। बड़ी बहू कहाँ हारने वाली थी, वह भी सासू माँ की बात का जवाब देना जानती थी। बोली, माँ जी इस बात को आप रहने ही दो। पिताजी की बीमारी के समय आपको भी पता है कि कितना पैसा खर्च हुआ था और काम धंधा खत्म हो गया था। अगर यह उस समय शोरूम नहीं संभालते तो ताला लग जाता। वैसे भी पिताजी ने यह दुकान इनके नाम की हुई है, इसके बारे में तो आपको बात करनी ही नहीं चाहिए। दिन रात मेहनत करते हैं तभी वह दुकान शोरूम बन पाई है। अपने आप बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। आपका बड़ा बेटा दिन रात खपता है, उसी की मेहनत का नतीजा है कि आप लोगों का अच्छा खाना और पहनना नसीब हो रहा है। कांता जी का बड़ा बेटा भी माँ और पत्नी की जिरहबाजी सुन रहा था। कांता जी बोली, बेटा तू देख रहा है ना, तेरे सामने ही इतनी जुबान चला रही है तो तेरे पीछे से क्या नहीं कहती होगी। दीपक बोला, माँ मुझे तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलना, मेरा तो बस इतना ही कहना है कि रितेश को जल्दी से जल्दी कोई न कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। यह कहकर दीपक वहाँ से चला गया। कांता जी को अपने बड़े बेटे से ऐसे जवाब की उम्मीद न थी। उन्होंने अपनी छोटी बहू के लिए बहुत दुख हुआ। सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती है और उसके बाद भी उसे इतना सुनने को मिलता है। कांता जी को अपने दिन याद आ गए जब वह नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल में आई थी तो पति की छोटी सी नौकरी थी। देवर सरकारी नौकरी पर था, सास दिन भर हुक्म चलाती, परंतु जब देवरानी शादी करके आई तो सास की जुबान पर ताला लग गया। क्योंकि देवर अच्छा कमाता था, सरकारी नौकरी में मोटी तनख्वाह लेता था, इसलिए देवरानी को कुछ कहने की हिम्मत सास की नहीं होती थी। पर कांता जी से ऐसा व्यवहार करती मानो वह घर की नौकरानी है। ऐसा ही भाग्य अब छोटी बहू का हो गया था। हे भगवान, यह बेचारी भी यूं ही पिसती रहेगी, सोचकर कांता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यह जिल्लत भरी जिंदगी झेली थी। सास को परेशान देख सुमन कहती, माँ जी आप परेशान मत हो, यह बुरे दिन भी बीत जाएंगे, कभी तो हमारा भी समय आएगा। कांता जी सुमन के सिर पर हाथ रखकर कहती, नहीं बहू, मैं नहीं चाहती जो मैंने भोगा वह तू भी सहे।
दुनिया का यही दस्तूर है, जिसका पति अच्छा कमाता है उसी का सिक्का चलता है। तभी कांता जी छोटी बहू से बोली, सुमन, तुमने सिलाई का डिप्लोमा किया हुआ है ना, और शादी से पहले तुम सिलाई भी करती थी, तो क्यों ना तुम अपनी सिलाई का काम शुरू कर दो। सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, इसके लिए हमें थोड़ी पूंजी की ज़रूरत होगी, वह कहाँ से लाएंगे। कांता जी बोली, तू फिक्र मत कर, मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हैं। नुक्कड़ पर एक दुकान है जो खाली पड़ी है, लॉकडाउन की वजह से किराया भी बहुत सस्ता है, बस तू एक बार शुरुआत कर दे। सुमन ने इस बारे में अपने पति से बात की तो उन्होंने भी सहमति जता दी। जेठ जेठानी को इस बात का जब पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुए। सुमन का जेठ नाराज़ होते हुए बोला, माँ, यह क्या अच्छा रहेगा कि घर की बहू बाहर दुकान पर जाकर बैठेगी? लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कांता जी बोली, बेटा, लोग घर का खर्च देने नहीं आते, काम करने में कोई बुराई नहीं होती। कहीं दूर नहीं जा रही, पास में ही तो है बुटीक, पास में ही बुटीक खोल रही है। वैसे भी रितेश की अभी छोटी मोटी नौकरी ही मिली है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है। अगर सुमन सहयोग नहीं करेगी तो उनकी आगे की जिंदगी भी ऐसे ही आर्थिक संकट में बीतेगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सुमन को अपने पति का सहारा बनना ही पड़ेगा। कविता ने चिढ़ते हुए कहा, माँ जी, यह तो दुकान पर रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो सारा काम अकेले नहीं करूँगी। सुमन ने कहा, दीदी, आप चिंता मत करिए, मैं सारा काम करके जाया करूँगी। सुमन सुबह 10 बजे तक घर का सारा काम करके अपने बुटीक पर जाती। कांता जी भी सुमन की पसंद के मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती। वैसे भी कविता से उसके ज़्यादा बोलचाल नहीं थी, क्योंकि कविता ने कभी उनका सम्मान ही नहीं किया। कुछ ही दिनों में सुमन का बुटीक चल निकला। लोगों को उसके काम से ज़्यादा उसका सरल स्वभाव भी पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ कविता ने कभी घर का काम तो किया नहीं था। सुमन के बुटीक के जाने के बाद बहुत थोड़ा बचा हुआ काम उसे करना पड़ता, उसी में उसकी जान को आफत आ जाती। सुबह शाम अब इसी बात पर कलह मचाकर रखती कि यह तो महारानी की तरह जाकर बुटीक में बैठ जाती है और पीछे से मैं नौकरों की तरह घर संभालती हूँ। रोज रोज की चिक चिक से परेशान होकर एक दिन कांता जी ने कहा, बहू, कविता, मुझे तेरी बात सही लगती है। अब यह तो बुटीक पर जाती है और कभी कभार बुटीक पर काम ज़्यादा होने की वजह से घर के कामों में देरी भी हो जाती है। अब इसका काम ऐसा ही है, इसलिए रोज़ रोज़ के काम को लेकर होने वाले कलेश से अच्छा है कि तुम दोनों भाई राजी खुशी अलग चूल्हा चौका कर लो, अपना कमाओ अपना खाओ। दीपक और कविता को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। उन्हें तो हमेशा ही यही लगता था कि पूरे घर का खर्च वही उठा रहे हैं। अब तो उन लोगों की काफ़ी बचत हो जाया करेगी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी अलग होने की बात की लिए सहमति दे दी। लेकिन यह गलतफहमी कुछ दिनों में ही दूर हो गई। कविता को खुले हाथ से खर्च करने का शौक था और अब देवरानी को चिढ़ाने के लिए और भी बढ़ चढ़कर खर्चे करती। लेकिन सुमन ने हमेशा ही तंगी झेली थी, उसे बचत करना पसंद था। वह अपने पति की थोड़ी सी तनख्वाह से भी कुछ न कुछ बचा ही लेती थी। उसकी बचत करने की यही आदत आगे तक काम आई। जेठानी जहाँ खुले दिल से उड़ाती, वहीं सुमन ने कभी अपना हाथ नहीं खोला। कविता ने कभी अपने हाथ से एक कप चाय बनाकर भी नहीं पी थी और सेखी झाड़ने के चक्कर में उसने घर पर नौकरानी रख ली। इतना अधिक खर्च बढ़ता देख दीपक ने एक दिन कविता से कहा, तुमने घर में नौकरानी क्यों रखी है? तुम सुमन को देखो, वह इतने जनों का काम अकेले करती है और बुटीक भी संभालती है, और तुमसे 4 लोगों का काम भी नहीं होता। दिन भर घर में पड़ी खर्चे बढ़ाती रहती हो, हर दूसरे दिन बाजार में खड़ी नज़र आती हो। मेरा इस महीने का बजट बिगड़ चुका है। यह तुम्हारे बोए हुए बबूल के पेड़ हैं, तुम्हें पता भी है। अलग होने से खर्च कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। दूसरी तरफ सुमन बुटीक और घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही थी। दिन रात की मेहनत से उसके घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती गई। रितेश भी घर के कामों में उसे पूरा सहयोग देता। कांता जी उसे आशीर्वाद देते नहीं थकती। वह हमेशा कहती, तेरे जैसी बहू पाकर मेरा बुढ़ापा संवर गया। सुमन खुश होकर कहती, माँ जी, यह सब आपके सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है, वरना मैं इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा पाती। मैंने एक माँ
छोड़ी है तो दूसरी माँ पाई है, जिसने मेरे लिए इतना सोचा। बस आपका आशीर्वाद ही हमारी पूंजी है। कांता जी छोटी बहू को आशीर्वाद देती और कहती, बेटा अपना यह सरल स्वभाव कभी मत छोड़ना और कभी किसी के सामने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं झुकना। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।